जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि मिथुन सर ने अरिजीत को लॉन्च किया था। अरिजीत, मैंने जितना सुना है द ट्रेन के स्क्रैचेस भी अरिजीत ने गाए थे। जी, मैं उनसे पहली बार मिला था 2006 में, जब वो रियलिटी टीवी से जस्ट निकले थे, और तब से मैं उनकी आवाज़ से बहुत बहुत प्यार, बहुत मुतासिर था। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि मिथुन सर ने अरिजीत को लॉन्च किया था। पहले यही कर लेते हैं। अरिजीत, मैंने जितना सुना है जी द ट्रेन के स्क्रैचेस भी अरिजीत ने गाए थे। जी, सही बात है। तो ये कि कोई भी रातों रात नहीं उठता, सबने संघर्ष किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। अरिजीत से कौन कौन से गाने आपने स्क्रैच गवाए हैं? पहले मेरे को ये बताओ, ये लोगों को नहीं पता होगा। उन्होंने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते, इसके पीछे भी बहुत अनोखी कहानी है कि मैंने उनसे ये गाना गवाया था, और फिर फाइनल जो डब के सर ने उसका किया। लेकिन शुभांकर जी, फिल्म रिलीज़ के 6 महीने बाद फिल्म जा चुकी है, लोग फिल्म भूल चुके हैं, गाने बज रहे थे बहुत उसके। उस वक़्त उन्होंने मुझे एक ड्राफ्ट वापस मेल किया। मैं उनसे टच में था ऑन एंड ऑफ, बीते लम्हे का। तो मैंने उनसे पूछा कि अरिजीत, ये मुझे भेजा, ये क्या है? ये गाना तो रिलीज़ हो चुका है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने दोबारा इसको गाया, और मैं इस पे आपका कमेंट चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि 6 महीने में मेरा जो एफ़र्ट है, मेरा अटेम्प्ट है, कुछ बेहतर हुआ है? तो जिस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो, तो इसमें क्या होता है, लक्ष्य मालूम पड़ता है। किसी भी आर्टिस्ट का, या जो सुनने वाले हैं, जो उभरते हुए आर्टिस्ट हैं, आप देखिए कि लक्ष्य जो है, वो मंच नहीं है। लक्ष्य है ये कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर करूँ। तो मुझे लगता है वो कारण है कि एक आर्टिस्ट जो है इतना बड़ा बनता है। हमने बीते लम्हे किया, उसके बाद एक गाना मेरा आया था फ़िल्म ट्रैफ़िक में, नेकी की राहों पे तू चल। वो भी उन्होंने उस टाइम पे गाया था, जो फ़िल्म डिले हो गई थी। और मुझे लगता है शायद ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए, वो भी शायद उन्होंने डब किया था। तो मेरा रिश्ता एक्चुअली, मैं उनसे पहली बार मिला था 2006 में, जब वो रियलिटी टीवी से जस्ट निकले थे, और तब से मैं उनकी आवाज़ से बहुत बहुत प्यार, बहुत मुतासिर था, और मैं बहुत श्योर था। हमारा जो पहला रिलीज़ हुआ गाना वो था फिर मोहब्बत फिर करने मोहब्बत, चलें। जिसमें आपने इरफान को भी लॉन्च किया था। जी, मैं इस स्टोरी पर, चलो पहले ये इतनी सारी स्टोरियाँ क्या-क्या पूछूँ मैं। मोहम्मद इरफान जी, और अरिजीत सिंह, ये जी, दोनों एक साथ लॉन्च होते हैं। जी, अब दोनों टैलेंटेड सिंगर हैं। जी, इरफान के भी गाने बहुत खूबसूरत हैं, जी। बारिश और बहुत सारे गाने जो बहुत अच्छे हैं। क्या अरिजीत में अलग था कि अरिजीत की यात्रा इतनी लंबी और अभी तक टॉप नंबर 1 बनी रही? कुछ तो डिफरेंस होता है, टैलेंट तो होता है, 2 लोगों बराबर आते हैं। बट एक इंसान जो थोड़ा आगे निकलता है उसमें कुछ तो अलग होता है, जो सीखने वाला भी होता है हर फील्ड के लोगों के लिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शुभांकर जी, किसी 2 आर्टिस्ट के सफ़र को कंपेयर करना ही वो एक। मैं सिर्फ अरिजीत की अच्छाइयाँ जानना चाह रहा हूँ। मैं इरफान को कम करना नहीं चाह रहा। इरफान भी मेरे लिए उतनी खूबसूरत है। जी, रांझा रांझा बहुत सारे गाने उनके मैंने बिल्कुल, सुने हैं, बिल्कुल, जो मुझे बहुत पसंद है। तू बिल्कुल। ही तू हर जगह। जी। आई एम अ बिग म्यूजिक लवर, मुझे इरफान भी उतने पसंद है। मैं सिर्फ अरिजीत की यात्रा में उन्होंने क्या अलग, क्या अच्छा किया वो समझना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर हम सिर्फ़ डिफरेंसेस की बात करें, जितना मैं समझता हूँ, जैसे अरिजीत का जो लगाव है, वो म्यूज़िक प्रोडक्शन के प्रति भी बहुत था। उन्होंने प्रीतम के साथ जो समय बिताया उनके स्टूडियो में, वहाँ पर उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की टेक्निक्स होती है, और माइकिंग की टेक्निक्स होती है, म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया। जहाँ तक मुझे याद है, वो कुछ समय के लिए बाहर भी गए 1 थे। साल 1 साल हाँ, के लिए। बाहर भी गए थे। मुझे वो वक़्त भी याद है जब वापस आकर मुझसे मिले थे वो। तो कई बार मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है एज़ एन आर्टिस्ट आपको हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, और इट माइट जस्ट गिव यू दैट एक्स्ट्रा डायमेंशन कि आप एक प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब म्यूज़िक को अप्रोच करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए वर्क करे। कई बार ये भी होता है कि एक आर्टिस्ट का एक नेचुरल इम्पल्स होता है, और अगर वो बहुत टेक्निकल सोचना शुरू कर दे, तो वो नेचुरल इम्पल्स मर जाता है। बट आई थिंक जो अरिजीत के लिए वर्क कर गया, डेफिनेटली उनका, मुझे लगता है कि उनकी रूट्स भी बहुत स्ट्रांग रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनके क्लासिकल ट्रेनिंग को देखें, जो बचपन से करते आ रहे हैं वो, उनकी माताजी ने सबसे पहले उनको सिखाया, उनके गुरु भी रहे हैं। तो मुझे लगता है वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है आज भी जो वो गाते हैं, उनका जो क्लासिकल का बेस है, वो हर चीज़ का आधार है। मतलब मैं कई बार हैरान होता हूँ कि एक आदमी जो बिंटे दिल गा रहा है, जी,
जो लालिश गा रहा है वो नशे से चढ़ गई भी गा रहा है, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड भी गा रहा है, और फिर यहाँ पर आता है फिर भी तुमको चाहूंगा, चल घर चले। आप दोनों का तो डेडली कॉम्बिनेशन है, तो आप लोगों को पता होता है कि यार हम साथ में करें तो हिट है। ये ना पता हो तो बेहतर है, क्योंकि ये बिकॉज सब हिट है। आशिकी आ गई से लेकर, मैं मतलब अगर मैं देखता हूँ मिथुन अर्जित है, मैं कहा यार ये तो लूप पे लगा लो, अगले 10 दिन का काम हो गया। नहीं, हम तो स्टूडियो में बस प्रवेश करते हैं ये सोच के कि हम पहला गाना कर रहे हैं। अगर वो बैगेज लेकर, अगर इतिहास का बोझ लेकर हम प्रवेश करेंगे तो काम करना कठिन हो जाएगा बहुत। मैं जीत दादा के साथ बैठा था, विशाल के घर गया था मुंबई में मैं, तो जीत दादा मिलने हुए आए थे। सो मैं आप लोगों को एक किस्सा सुन रहा था कि आशिकी 2 में शायद आपने सिर्फ एक गाना किया था, जी तुम ही हो। जी। आपने कहा लो मैंने दे दिया, मेरा काम डन। अब एंजॉय करो मोहित सूरी। बाकी गाने जीत दादा के थे। फिर मैंने एक स्टोरी देखी कि आप लोगों ने अरिजीत को ढूंढा कैसे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो जितने आपके करीब थे उतने जीत दादा के करीब थे, सिर्फ मोहित सूरी उनसे अनजान थे। तो ये तुम ही हो कैसे हैपन हुआ था? बिकॉज ये जब हुआ था तो लोगों ने कहा ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने जी सोचा नहीं था। जी जी। तो देखिए, तुम ही हो, जैसे आमतौर से मैं हमेशा ऐसे ही काम करता हूँ शुभांकर जी, मेरा कोई सॉन्ग बैंक नहीं है। मैं कोई गाने म्यूजिक नहीं जीरो? नहीं। हाँ, मतलब अगर कुछ आइडियाज़ मेरे हैं वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव के लिए जो मैं रखता हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा ऐसा मेरा कोई क्लेम नहीं है कि इतने गाने तैयार है, आप मेरे पास आइए मैं आपको सुनाऊंगा, मेरा वो इसीलिए नाना पाटेकर सर ने टॉन्ट मारा था। तो मैं समय लेता हूँ। मैं बिल्कुल अपना समय लेता हूँ, और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर निर्देशक जो है वो मुझे कहानी सुनाए, ताकि एक एहसास मालूम पड़े, और मुझे भी उस प्रक्रिया में फिर जुड़ने का बहुत आनंद आता है, और मैं बहुत उसका लुत्फ़ लेकर फिर जो है कि इस ख़्याल के ऊपर काम करते हैं, इस राग में कुछ सोचते हैं या इस थीम को कुछ करते हैं। जैसे आशिकी में मेरा थीम ही उतना चर्चित है जितना तुम ही हो है। मैं जब भी कॉन्सर्ट करता हूँ मैं उससे शुरुआत करता हूँ। तो ये जो अनुभव है एज़ अ कंपोज़र, मैं ये इसी अनुभव के लिए मैं आर्टिस्ट बना हूँ। तो मुझे मोहित ने ब्रीफ़ दिया था कि वो एक ऐसा गीत ढूँढ रहे हैं जिसके अंदर प्रेशर नहीं था? आशिकी इतनी बड़ी हिट थी, आपके फादर ने उसमें शायद गिटार कुछ प्ले किया था उसमें, कोई उन्होंने अरेंजमेंट किया था, तो अरेंजमेंट जो किया था एक वो पीस उनका बनाया हुआ है। सांसों की हाँ, जरूरत। बिल्कुल। हाँ, सारे गानों के जो इंटरल्यूड्स हैं सब वो मेरे अगेन पिताश्री के। ब्यूटीफुल म्यूजिक, अपने जमाने का टॉप म्यूजिक। तो 100%। प्रेशर नहीं था आप पे कि यार, क्योंकि कोई भी एक लेगेसी क्रिएट हो जाए जी। उसके बाद उसका सेकेंड वर्जन है, लोग कंपेयर तो करते हैं, आप कितना भी सोचो कि नहीं करेंगे, लोग करेंगे। गदर में भी हमने किया था, हमने आशिकी में भी किया था। आपकी बात तो सही है, लेकिन कई बार क्या होता है शुभंकर जी, हम क्या एक बोलते हैं ना अंग्रेजी में कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। कई बार हम अपने जीवन में इतने नाइव होते हैं या हम इतने अनअवेयर होते हैं कि हम क्या कर भी रहे हैं। तो हम बस यही फ़ोकस करते हैं, जैसे मेरा और मोहित का यही फ़ोकस था कि ये कहानी है, आरजे और आरोह की कहानी है, इसी पे हम फ़ोकस करते हैं। फ़िल्म का टाइटल आशिकी 2 होना वो एक संयोग की बात है। हम इनकी कहानी के लिए संगीत बना रहे हैं, और हम उसी में इतने डूबे हुए थे कि कभी रियलाइज़ भी नहीं किया कि वो इतना बड़ा मंच है या इतने बड़े तरीके से उभर के आएगा। तो आई थिंक वो जो हमेशा सिखाया जाता है कि बी ट्रू टू द मोमेंट, कि आप, तो आई थिंक वो अनजाने में हो गया, और उस इसलिए शायद वो प्रेशर मुझ पर आया नहीं। मैंने वो गीत लिखा, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, ये उसकी धुन। आपने खुद लिखा है? हाँ जी। अच्छा, हाँ, मैंने पढ़ा कहीं कागज पे शायद आपने लिखा था, हाँ जी। हाँ व्हाइट जी। पेपर पे जी, कुछ लिखकर। जी, जी। हाँ, तो मैं रफ़ ही लिख रहा था, मुझे याद है कि जब अरिजीत तब गाने भी तब तो आए थे। लाइफ में पलक नहीं थी ना, फिर कैसे आपने ये लिख दिया? कि हम तेरे बिना अब रह नहीं रह नहीं सकते। सकते। तो मोहित ने बड़ी प्रेरणा मुझे उस वक़्त दी। लेकिन पलक तो थी इस गाने में, इस फ़िल्म में तो कई सारे गानों में थी। देखिए, ही इज़ स्माइलिंग। इंस्पिरेशन आ गई, ठीक है। तो वो एक ऐसे ही दोपहर का वक़्त था, मोहित जो है मुझे बता रहे थे ऐसा-ऐसा है, वो सीन्स कई बार मुझे इनैक्ट करके भी दिखाते, बड़े पैशन से वो ब्रीफ़ करते हैं। और मैंने कहा कि मैं ज़रा समय बिताता हूँ इस पे, और वो निकले। उस वक़्त स्टूडियो में मैं अकेला ही था, मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि कुछ अहम दिन मैं अकेला ही रहूँ, उससे मुझे बड़ी एक असर आता है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अपने पियानो पर गया, और सबसे पहले जो जो धुन निकली वाज़ क्योंकि तुम ही हो, सबसे पहले ये ग-म-प, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, फिर मैंने उसको डेवलप किया। उसके बाद में फिर हम तेरे बिन की उस गाने को स्टार्ट कैसे करेंगे, और फिर ओपनिंग का पियानो रिफ करते हुए, और उस वक़्त मैं अरिजीत के साथ 2-3 गाने मैंने रिकॉर्ड किए थे। फिर मोहब्बत तो रिलीज़ हो चुका था और लोगों को बड़ा पसंद भी आया था, और उस वक़्त वो प्रीतम के साथ काम किया करते थे, तो मैंने उनको कॉल किया।
तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ शाम को, रात को। फिर वो जभी भी बहुत काम उनको वहाँ पे हुआ करता था, देन वो आए रात को। एंड बहुत बेसिक आइडिया मुझे आया, मैंने उनको गा के सुनाया कि ऐसा चाहिए। और मैं जो लिख रहा था वो भी बहुत रेफरेंस के तौर पे लिख रहा था, एक नेचुरल इम्पल्स था। तो वो बहुत एक्साइटेड थे अरिजीत, वो मैं जो लिख रहा था उसके लिए, उनको बड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। तो 1-2 लाइनें तो खुद भी उन्होंने बोला, पेपर आप रिसाइट करो, मैं लिख देता हूँ। तो बड़े फिर मैंने उनको माइक पे भेजा, तो ये बड़े स्पॉन्टेनियसली तरीके से काम हुआ। पहले जो उसके पहले 2 स्थाई है हमने वो पहले रिकॉर्ड किया, और फिर मैंने मोहित को सुनाया। तो उन्होंने पहली बार उस वक़्त रिएक्ट किया, मुझे कहा कि मिथुन इसमें असर तो है, गिव मी सम टाइम, मैं थोड़ा इसके साथ समय बिताता हूँ। और फिर ही स्पेंड सम टाइम विद इट। फिर ही केम बैक टू मी सेइंग कि इसके अंदर वो जो साइलेंस है जैसा हम कहते हैं, वो साइलेंस तो आ चुका है, अब मुझे इसमें एक पॉइंट पे फ्लाइट चाहिए। तो फिर मैंने अरिजीत को दोबारा स्टूडियो पे बुलाया, फिर हमने उसका विस्तार रिकॉर्ड किया, जो उसका दूसरा इंटरल्यूड है उसको हम विस्तार कहते हैं। जो तुम ही हो वर्ड को लेकर अरिजीत ने इम्प्रोवाइज़ किया है, बड़ा सुंदर। तो वो रिकॉर्ड हुआ उसका विस्तार, और पर मुझे उसके बाद भी लग रहा था कि ये विस्तार बड़ा खूबसूरत है, ये इसका इंटरल्यूड बन सकता है, लेकिन इसके बाद एक उड़ान आनी चाहिए। फिर मैं 2-3 दिन डिस्कनेक्ट किया, मैंने और कुछ नहीं किया, मैं बाजे पर भी नहीं आया, मैं बस अपने अंदर ही उस संगीत को खोज रहा था। और फिर मैंने वो पार्ट लिखा कि तेरे लिए ही जिया मैं, खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, दिल से निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा ना रहा क्योंकि तुम ही हो। फिर वो पार्ट रिकॉर्ड हुआ, और फिर मुझे मोहित ने कहा कि अब वो उड़ान भी आ गई है, वो ठहराव भी आ गया है, वो खामोशी भी आ गई है, तो अब इसको हम जो है तैयार कर देते हैं, और ये बिल्कुल जो है गाने का, फिल्म का जो है बहुत अहम हिस्सा है।